स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। एंड पॉलिटी में पर्टिकुलरली क्या थीम है आज की हमारी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। ठीक है जी, 2 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। शुरुआत करते हैं आज की प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बहुत ही सिंपल चीज पूछी गई है कि कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत इंडिया ने ट्रांसफर की थी 111 एनक्लेव्स टू बांग्लादेश। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, 100th, 95th, 90th या 105th। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, आपको पता होगा ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली 2015 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था, जिसके चलते जो आपको पता ही है इंडिया की पोरस बॉर्डर्स हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेरिटरी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो वहाँ बांग्लादेश के साथ जो डिस्प्यूट था, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर जितना भी डिस्प्यूट था उसे सारा रिजॉल्व कर दिया गया था, जब आपकी कुछ वहाँ पर एक्शंस लिए गए थे कि इंडिया ट्रांसफर करेगा 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने ट्रांसफर की थी 51 एनक्लेव्स इंडिया को। उसके अलावा आपका 6.1 किलोमीटर का एक अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच था, तो उसका भी इशू वहां पर रिजॉल्व किया गया था। तो यही सिंपल चीजें हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी भी गई थी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, यही बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसके अराउंड क्वेश्चन घूम सकता है इससे रिलेटेड। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फजल अली कमीशन से रिलेटेड अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। उसी के तहत आपको 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ये जो कमीशन इन्होंने एक्सेप्ट की थी 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी, और सेकंड में कह रहे हैं ये जो कमीशन था बेसिकली एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, जिसकी स्थापना की थी जब आपके महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस पर्टिकुलर कमीशन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कमीशन कि किस तरीके से आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वहां पर की गई थी, तो उसी से तहत आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है और उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जब आपकी आंध्रा स्टेट की क्रिएशन की गई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो उस दौरान क्या था, काफी स्टेट्स की अपनी डिमांड्स भी वहां पर इंटेंसिफाई हो गई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अब स्टेट्स की क्रिएशन होनी जरूरी है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो गया था सरकार के सामने। तो सरकार ने क्या किया यहाँ पर कि एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना कर दी, जिसकी चेयरमैनशिप दे दी फजल अली को। क्यों री एग्जामिन करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। 1953 में ये आपका कमीशन यहां पर बनाया गया था। उसके अलावा जो 2 मेंबर्स थे उनके नाम आपको यहां पर बता दिए गए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 में, जिसमें इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है किसी भी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट जो आपकी एक लैंग्वेज एक स्टेट, इसकी थ्योरी को यहां पर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है जी, तो यहां पर इन्होंने कुछ फिर रिकमेंडेशंस रखी थी सरकार के सामने कि ये कुछ आपकी रिकमेंडेशंस हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम ले सकते हैं जब भी किसी भी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन वहां पर की जानी हो। कि पहली बात क्या है, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी, और जो सिक्योरिटी है कंट्री की वो प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को भी कंसिडर करना जरूरी है कि इन सभी चीजों को तहत ही सोचते हुए ही कि अगर स्टेट खुद सर्वाइव कर सकता है वहां पर नहीं, तभी उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की जा सके। फिर उसके बाद प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल हर एक स्टेट में होना जरूरी है, साथ साथ एज अ नेशन भी उसे कंसिडर करना जरूरी है। तो यही चीजें आपकी पर्टिकुलरली इस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने वहां पर रखी थी। उसी से रिलेटेड आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अ पर्सन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब यहां पर आपको कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं इफ ही और शी इज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, और साथ के साथ उनमें से कोई, उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, और जो दूसरे हैं वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं है जब वो पैदा हुए हैं। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं अ पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 3, 2004, और जो उनके उनमें से कोई भी एक पेरेंट वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो उस टाइम तक, तो वहां पर उन्हें ग्रांट कर दी जाएगी। और थर्ड में कह रहे हैं अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, और ऑर्डिनरली वहां पर रेजिडेंट हो इंडिया में फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसके तहत वहां पर सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है जी, तो यही 3 आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, 3 यहाँ पर स्टेटमेंट्स, 3 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको केसेस दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन कौन से केसेस में पॉसिबल है कि उस व्यक्ति को वहां पर सिटीजनशिप दी जा सकती है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है कि यहाँ पर जब दिसंबर 3, 2004 के बाद हर कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर पैदा होगा जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, तो उन्हें बेसिकली रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा उस बच्चे का बर्थ। ठीक है जी, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बेसिकली जो आपकी ये सिटीजनशिप है, इसकी एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके तहत यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। कि पहली बात कि जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, तो उसके तहत आपके 5 वेज बताए गए हैं ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। पहला है बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो उसमें से हम बर्थ, डेसेंट और रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेंगे, बाकी तो आपकी लक्ष्मीकांत में सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं ही। तो बाय बर्थ अगर हम बात करें तो अगर जनवरी 26, 1950 उससे लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ हो इंडिया में ही, तो वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट, वहां पर उसे सिटीजन वहां पर कहलाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या रूल निकाला गया कि ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987, तो उस व्यक्ति को कंसिडर कब किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर उनके पेरेंट, जो 2 पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो एट द टाइम ऑफ हिज और बर्थ। ठीक है जी। उसके बाद दिसंबर वाली बात आती है 3 दिसंबर 2004 वाली। तो उसमें बेसिकली जैसे कि स्टेटमेंट में भी मेंशन किया गया था, कब कंसिडर किया जाएगा, जब दोनों के दोनों पेरेंट्स आपके सिटीजन हो या फिर कोई एक सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट होना नहीं चाहिए। ठीक है जी। तब वहां पर उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है जिसका जन्म दिसंबर 3, 2004 या उससे बाद होगा। ठीक है जी। फिर आती है डिसेंट की बात की, जन्म कहीं बाहर हुआ है। ठीक है जी, इंडिया से बाहर हुआ है, तो वहां पर क्या है कि जनवरी 26, 1950 वैसी डेट सेम है, जुलाई 1, 1987, सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तभी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। जुलाई 1, 1987 के बाद का रहे तो उस दौरान क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा उन्हें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद क्या किया गया है दिसंबर 3, 2004 के बाद कि सिटीजन तो होने जरूरी हैं ही, दोनों में से कोई एक पेरेंट या दोनों ही, बट साथ के साथ जो बर्थ है वो भी रजिस्टर होना जरूरी है इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज वहां पे सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि उस स्टेटमेंट में मिसिंग था। अगर ये पूरा नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल भी वहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर भी अगर 1 साल की उसके अंदर नहीं करवा पाते हैं तो वहाँ पे मिनिस्ट्री के पास ही रहती है, ये पूरी लिहायत रहती है कि वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर एक्सटेंशन दी जानी है या नहीं दी जानी है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के अलावा तो है ही कि आके खुद रजिस्टर करवाना चाहता हो तो उसके भी काफ़ी केसेस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, डिस्कस नहीं करेंगे। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि लक्ष्मीकांत में प्रोवाइडेड है। आई होप आपने यहाँ पर चीज़ें कवर की होंगी ये सभी। ठीक है जी। अलग अलग केसेस हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है और इस तरीके के क्वेश्चन देखे भी गए हैं स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, चौथी नन ऑफ द अबव है। पहले में कह रहे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो ये कार्ड होल्डर रहेंगे इन्हें वीजा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब भी इंडिया विजिट करेंगे। सेकंड में कह रहे हैं एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कोई भी व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, who is ordinary resident in India for 12 months before making an application for the registration, तो वो एलिजिबल हैं फॉर द ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो और थर्ड में कह रहे हैं जो NRI रहेंगे वो किसी प्रकार की एक्टिविटीज का अंडरटेक कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर रिसर्च वर्क, जिसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर नन ऑफ द अबव की इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बात कीजिए, 3 चीजों के बारे में आपसे बात हो रही है, OCI, PIO और NRI। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। किस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बात तो हम करेंगे NRI के बारे में, नॉन रेजिडेंट इंडियन, कि ऑर्डिनरी रिजाइडिंग आपके बाहर रह रहे होते हैं और बट इंडियन पासपोर्ट ये होल्ड करते हैं और एज एन इंडियन सिटीजन भी ये कहलाए जाते हैं। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी अंडरटेक कर सकते हैं इंडिया में और इन्हें किसी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी ये इंडिया विजिट करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो यहां पर क्या है कि या तो खुद ये इंडियन नेशनल रहे हों पहले या इनके एंसेस्टर वहाँ पर इंडियन नेशनल रहे हों, साथ के साथ ये किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा सकता है। जब भी इंडिया विजिट करेंगे 180 दिन से ज़्यादा अगर इनका स्टे रहेगा, लोकल पुलिस का इन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर इन्हें वहाँ पर सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की तो 7 साल तक तो इन्हें रुकना पड़ेगा इंडिया में ही एज एन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी, 12 महीने का टाइम नहीं है जो कि आपको वहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया था। उसके अलावा एक्टिविटीज़ भी उसी आधार पर परमिटेड रहेंगी इनकी जिस आधार का इनका वीज़ा रहेगा, और वीज़ा की ज़रूरत तो बिल्कुल है जब भी ये इंडिया विजिट करेंगे। उसके अलावा क्या था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब बेसिकली इन्हें रजिस्टर किया जाता है
एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5 साल के लिए कहता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया में फॉर 12 मंथ्स, तभी ने यहाँ पर आपके वहाँ पर सिटीजनशिप दी जा सकती है अगर ये 5 साल तक ये कार्ड होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद 12 महीने इंडिया में रहते हैं तो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। फिर जो इनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी तो रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, उसके लिए इन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, बट वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती जब भी ये इंडिया आएंगे। ठीक है जी, तो यही बेसिक से डिफरेंसेस हैं तीनों के बीच में, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बीच में, जो कि आपको पता होने जरूरी है और जिसी के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि काफी बार डिस्कस हो चुका है पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि बहुत ही हॉटशॉट टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। 4 कोड्स दिए गए हैं, पहले में कह रहे हैं कि आपका एप्लीकेबल रहेगा टू द ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड में कह रहे हैं इट सीक्स टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू illegal refugees, कौन से, फ्रॉम हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन एंड पारसी कम्युनिटीज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। थर्ड में कह रहे हैं एज पर द एक्ट आप जो आपका एप्लीकेंट है वो इंक्लूड हो जाने चाहिए इंडिया में ऑन और बिफोर December 5, 2010। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, फैक्चुअल एज वेल कंसेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली बात, ये आपकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल नहीं है, और जो यहाँ पर कट ऑफ डेट है वो आपको गलत बताई गई है। ठीक है जी, डिस्कस कर लेते हैं क्या है यहाँ पर करेक्ट आपके आंसर्स। तो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि काफी बार डिस्कस हो चुका है, तो ये तो आपको पता ही है 2019 का आपका ये जो एक्ट है 6 कम्युनिटीज के इलीगल रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है, जो कि आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, कौन सी 6 कम्युनिटीज हैं उनके नाम आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपकी बात की गई थी कट ऑफ डेट के बारे में, तो वो है December 31, 2014, कि उससे पहले या उस दिन जो इंडिया एंटर कर चुके होंगे उन्हें ही यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात की गई है। ठीक है जी, उसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्या ये एप्लीकेबल है पैन इंडिया सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में? जी नहीं, जो आपके 6 शेड्यूल के एरियाज हैं वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, साथ ही साथ जो आपके इनर लाइन परमिट रिजीम के जो एरियाज हैं वहां पर भी ये एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस जो कि आपके पर्टिकुलरली इसी थीम से थे, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पॉलिटी में भी हम आगे जाते हुए जितनी भी आपकी थीम्स रहेंगी सभी से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। अब यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, बट एक और चीज़ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन के तौर पे पूछी भी जा सकती है, वो है जब स्टेट्स आपके कब कब कौन कौन सी डेट को बनाए गए थे, तो उसका भी जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो उसके बारे में भी आप एक बार अपने नोट्स में जरूर अच्छे से कंपाइल कर लीजिएगा, कि वो भी एक तरीका है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है इस पर्टिकुलर थीम से। ठीक है जी, तो जो भी स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इस तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करिए। जो हमारा 2022 का टारगेट है वो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे 1000 क्वेश्चंस का। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।